वो सुबह जब हजारों करोड़ हवा हो गए। 13 फरवरी 2018 की सुबह मुंबई के एक बड़े सरकारी बैंक की ब्रेडी हाउस शाखा में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कर्मचारी रोज की तरह अपने सिस्टम लॉग इन कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे भारत की बैंकिंग व्यवस्था को हिला कर रख दिया। एक जूनियर अधिकारी ने अपने वरिष्ठ से कहा, सर, इन विदेशी गारंटी लेटर्स का हमारे सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले तो लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मामला सिर्फ तकनीकी त्रुटि का नहीं था। करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपयों के ऐसे लेन देन सामने आ रहे थे जिनका बैंक के कोर सिस्टम में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। कुछ ही घंटों में ये खबर आग की तरह फैल गई। भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी कि लगभग 11,400 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी का पता चला है। 11,400 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम जो लगभग रातों रात गायब हो गई। देश स्तब्ध था। लोगों के मन में पहला सवाल था, क्या हमारे बैंक सुरक्षित हैं? और दूसरा, इतने बड़े घोटाले का पता अब जाकर क्यों चला? यहीं से शुरू होती है भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें चमक दमक, हीरे जवाहरात, अंतरराष्ट्रीय कारोबार, सिस्टम की खामियां और सत्ता के गलियारों तक गूंजती लापरवाही शामिल हैं। चमकती दुनिया के पीछे छिपा अंधेरा। इस कहानी के केंद्र में था एक नाम, नीरव मोदी। हीरों का बड़ा कारोबारी, अंतरराष्ट्रीय फैशन मैगजीन में छपने वाला चेहरा, हॉलीवुड सितारों के साथ तस्वीरें, दुनिया के बड़े शहरों में शोरूम। वो सिर्फ एक जौहरी नहीं था, बल्कि खुद को एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित कर चुका था। उसकी कंपनियां भारत के अलावा बेल्जियम, हांगकांग और दुबई तक फैली हुई थीं। लेकिन सवाल ये था कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी आखिर हुई कैसे? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वो तकनीकी शब्द जिसने खेल बदल दिया। बैंकिंग दुनिया में एक शब्द है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या LOU। सरल भाषा में समझें तो ये एक तरह की बैंक गारंटी होती है। अगर कोई भारतीय कंपनी विदेश से माल खरीदना चाहती है तो भारतीय बैंक विदेशी बैंक को भरोसा देता है कि अगर कंपनी पैसा नहीं चुकाएगी तो वो खुद भुगतान करेगा। यानी बैंक अपनी साख दांव पर लगाता है। जांच में सामने आया कि पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस शाखा से वर्षों तक LOU जारी किए गए, लेकिन बिना उचित प्रक्रिया के। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन गारंटी का बैंक के आधिकारिक कोर बैंकिंग सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो फिर दर्ज कहां हुई? उत्तर मिला स्विफ्ट सिस्टम में। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके माध्यम से बैंक आपस में भुगतान संबंधी संदेश भेजते हैं। समस्या ये थी कि उस समय बैंक का स्विफ्ट सिस्टम उसके कोर बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह एकीकृत नहीं था। यानी अगर कोई कर्मचारी स्विफ्ट से संदेश भेज दे तो जरूरी नहीं कि वो स्वचालित रूप से बैंक के मुख्य सिस्टम में दर्ज हो। यही वो खामी थी जिसने इस घोटाले की नींव रखी। अंदरूनी मिलीभगत। जांच एजेंसियों, जिनमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शामिल थीं, ने पाया कि बैंक के कुछ अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए वर्षों तक फर्जी LOU जारी किए। इन LOU के आधार पर विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं जैसे इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने नीरव मोदी की कंपनियों को क्रेडिट उपलब्ध कराया। लेकिन जब भुगतान का समय आया तो मूल कंपनी ने पैसा नहीं चुकाया और तब विदेशी बैंकों ने गारंटी के आधार पर PNB से रकम की मांग कर दी। यहीं जाकर बैंक को समझ आया, हमने तो कभी ये गारंटी दी ही नहीं, हमारे सिस्टम में तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन स्विफ्ट मैसेज मौजूद थे। विदेशी बैंक कानूनी रूप से भुगतान मांग रहे थे और अब जिम्मेदारी PNB पर थी। सालों तक कैसे चलता रहा खेल? सबसे बड़ा सवाल यही था। 2011 से 2017 तक ये सब कुछ चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। जांच में सामने आया कि संबंधित अधिकारी वर्षों तक उसी शाखा में पदस्थ थे। सामान्यतः बैंकिंग नियमों के अनुसार संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों का नियमित ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा आंतरिक ऑडिट और बाहरी निरीक्षण भी इस स्तर की अनियमितता पकड़ नहीं पाए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, ये सिस्टम की सामूहिक विफलता थी। देश की प्रतिक्रिया। जब ये मामला सार्वजनिक हुआ तो संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मच गया। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? क्या नियामक संस्थाएं सो रही थीं? बाजार में घबराहट फैल गई। बैंक के शेयर गिरे। आम लोगों में चिंता थी कि क्या उनके पैसे सुरक्षित हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरू की और धीरे धीरे ये साफ हुआ कि ये सिर्फ एक बैंक का मामला नहीं था, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस समय ये घोटाला सामने आया उसी समय एक और चौंकाने वाली खबर आई। नीरव मोदी और उसके परिजन भारत छोड़ चुके थे। क्या सब कुछ पहले से तय था? क्या उन्हें जांच की भनक लग चुकी थी, या ये सिर्फ संयोग था? इन सवालों के जवाब में ही इस कहानी का अगला अध्याय छिपा है। देश छोड़कर भागा हीरा कारोबारी। जब 11,400 करोड़ रुपयों के घोटाले का उल्लास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीरव मोदी 1 जनवरी 2018 को ही भारत छोड़ चुका था। उसके कुछ दिनों बाद उसके मामा और बिजनेस पार्टनर मेहुल चोकसी भी देश से बाहर चले गए। यानी घोटाले का आधिकारिक उल्लास 13 फरवरी को हुआ, लेकिन मुख्य आरोपी उससे पहले ही भारत से निकल चुका था। यहीं से लोगों के मन में एक और सवाल उठा। क्या सिस्टम को पहले से जानकारी थी? क्या किसी ने चेतावनी दी थी? जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने FIR दर्ज की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और देश भर में छापे पड़े। मुंबई, सूरत, दिल्ली, कई शहरों में नीरव मोदी की संपत्तियों पर छापे पड़े। महंगे पेंटिंग्स, लग्जरी कारें, हीरे जवाहरात, करोड़ों की संपत्ति सब जब्त की गईं। लेकिन सवाल फिर वही था, इतनी बड़ी रकम गई कहां? पैसा कैसे घूमता रहा? जांच में सामने आया कि फर्जी LOU के आधार पर विदेशों से जो कर्ज लिया गया, उसका उपयोग पुराने कर्ज चुकाने में किया जाता रहा। यानी एक तरह से रोल ओवर होता रहा, नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज की भरपाई। और ये चक्र वर्षों तक चलता रहा। जब तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था, किसी ने गहराई से नहीं देखा। लेकिन जैसे ही एक नए अधिकारी ने बिना गारंटी के LOU जारी करने से इनकार किया, पूरा जाल खुल गया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, ये भारत के बैंकिंग इतिहास का वास्तविक अध्याय था। अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी। मार्च 2019 में एक और बड़ी खबर आई। लंदन में नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी ब्रिटेन की एजेंसियों ने भारत के अनुरोध पर की। तब से वो ब्रिटेन की जेल में है और भारत प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया लड़ रहा है। दूसरी ओर मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता लेकर वहां बस गया। 2021 में उसे डोमिनिका में पकड़ा गया, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के कारण वो फिर एंटीगुआ लौट गया। ये मामला सिर्फ एक बैंकिंग फ्रॉड नहीं रह गया था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई बन चुका था। बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव। इस घोटाले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया। 2018 में RBI ने बैंकों द्वारा LOU जारी करने की सुविधा को ही बंद कर दिया। स्विफ्ट और कोर बैंकिंग सिस्टम के बीच अनिवार्य एकीकरण सुनिश्चित किया गया। ऑडिट प्रक्रियाओं को सख्त किया गया। बैंकों में जवाबदेही बढ़ाई गई। सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018 लागू किया, जिसके तहत 100 करोड़ रुपयों से अधिक के आर्थिक अपराध कर देश छोड़ने वाले व्यक्तियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। यानी इस घोटाले ने कानून और सिस्टम दोनों में बदलाव लाए। लेकिन क्या पूरा पैसा वापस आया? ये सबसे भावनात्मक सवाल है कि क्या जनता का पैसा वापस आया? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हजारों करोड़ की संपत्ति अटैच की। कुछ संपत्तियां नीलाम भी हुईं, लेकिन पूरी रकम की वसूली एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि पैसा कई देशों, कई कंपनियों और कई लेन देन के माध्यम से घूमा। असली सबक क्या है? ये कहानी सिर्फ नीरव मोदी या मेहुल चोकसी की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम की खामियों की, निगरानी की कमी की और उस भरोसे की जिस पर बैंकिंग व्यवस्था टिकी होती है। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो वो सिर्फ बैंक का पैसा नहीं होता, वो आम जनता की जमा पूंजी होती है। पेंशन भोगी का पैसा, मिडिल क्लास परिवार की बचत, छोटे व्यापारियों की मेहनत। इस घोटाले ने भारत को यह सिखाया कि डिजिटल सिस्टम भी तभी सुरक्षित है जब मानवीय ईमानदारी और निगरानी मजबूत हो। आखिरी सवाल। आज भी ये मामला अदालतों में चल रहा है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है, संपत्तियों की नीलामी हो रही है। लेकिन वो सुबह 13 फरवरी 2018 भारत के बैंकिंग इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी। एक ऐसी सुबह जब पता चला कि हजारों करोड़ रुपए रातों रात गायब हो सकते हैं अगर सिस्टम में एक छोटी सी दरार हो। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। घोटाले अचानक नहीं होते, वो धीरे धीरे पनपते हैं जब तक कोई उन्हें देखने की हिम्मत नहीं करता।